बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इससे पहले पिछली वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को। और इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जनाब पढ़ा था, यानी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। आज हमने उसी टॉपिक को यानी रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को मज़ीद इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में हमारे पास है जी, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाती हैं। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है यानी प्रोडक्ट्स जैसे ही बनता है, प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल जो हैं रिकम्बाइन हो के रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट बैक होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं रिकम्बाइन हो के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट बैक हों, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। तो जनाब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी टॉपिक में हमने पढ़ना ही रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट बैक हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहें जी? रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो प्रोसीड होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं जनाब? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। डायग्राम में भी इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जब आयोडीन गैस के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है, यानी कम्बिनेशन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। आयोडीन का कलर क्या होता है? पर्पल होता है। रिएक्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कलरलेस के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और यही गैस हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जब डीकम्पोज होती है तो ये हाइड्रोजन गैस और पर्पल कलर की आयोडीन गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है। इन दोनों रिएक्शंस को यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को और रिवर्स रिएक्शन को अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो यूँ लिखेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। आयोडीन का कलर बार बार बता रहा हूँ पर्पल होता है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है तो आयोडीन का कलर क्या हो जाता है? फेड्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन में क्या है जी? फॉरवर्ड में तो ये बन रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? ये डीकम्पोज होती है। रिवर्स रिएक्शन में ये डीकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जो है वो बना देती है। ये कलरलेस है, बार बार बता रहा हूँ, ये कलरलेस गैस है और इसकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में पर्पल कलर की आयोडीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड गैस कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने बनाया है, जब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हीट करने के नतीजे में ये डीकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो है कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये कॉनिकल फ्लास्क, ये वेसल जो है ये ओपन वेसल है, तो कार्बन ऑक्साइड गैस इसमें से इस्केप कर जाती है। यानी कार्बन ऑक्साइड जब इसमें से इस्केप कर जाती है तो कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिकम्बाइन नहीं हो सकती, इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट बैक नहीं हो सकता। ये रिएक्शन जब कन्वर्ट बैक नहीं होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इरिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं जी? दोबारा बता देता हूँ।
क्योंकि ये वेसल ओपन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन के नतीजे में बनती है वो इसमें से इस्केप कर जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप कर जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कैसे करेगी? जब इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वो कन्वर्ट बैक कैसे होगी? यानी कन्वर्ट बैक, ये दोनों रिएक्ट करके कन्वर्ट बैक नहीं होते। यानी जब कन्वर्ट बैक नहीं होते तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और हमने पढ़ा हुआ है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये हमेशा तकमील को पहुंचते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज कंप्लीट रिएक्शन, इनको कंप्लीट रिएक्शन भी हम कहते हैं। यही वेसल अगर हम क्लोज कर देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क क्लोज है और हमारे पास वही कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि वेसल क्लोज है अब इस्केप नहीं कर सकती। जब ये इस्केप नहीं कर सकती, कार्बन डाइऑक्साइड डोंट इस्केप, जब ये इस्केप नहीं कर सकती, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिकम्बाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट बैक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट बैक हो जाते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गया है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों ये तकमील को नहीं पहुंचते, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट बैक भी हो रहे हैं, इसलिए ये कभी तकमील को नहीं पहुंचते। ये देखें, ये इसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यानी इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। डीकम्पोजिशन के नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जब ये रिकम्बाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। यानी रिएक्शन दो तरह के हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, एक रिवर्स डायरेक्शन में जिसको हम क्या कह रहे हैं? रिवर्स रिएक्शन कह रहे हैं। स्टार्ट के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, आर का मतलब यहाँ पे रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियल स्टेट के अंदर क्या होता है? फास्ट होता है। और रिवर्स रिएक्शन में होने वाला जो रिवर्स डायरेक्शन में जो होने वाला रिएक्शन है, यानी रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट के अंदर स्लो होता है। अब ये क्यों भाई? रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स आपने याद करना है, याद रखना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। स्टार्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इनिशियल स्टेट के अंदर क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है और प्रोडक्ट्स अभी थोड़े बने हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो होगा। जब इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट थोड़ी होगी तो रिवर्स रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? स्लो होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन का रेट ग्रेजुअली क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट कम होती जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाता है जनाब। देखें, फिर एक स्टेज आन पहुंचती है कि जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाते हैं, ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं जी? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं जी? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब ये है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो रहे हैं, जितना इसने डिकम्पोज होना था हो चुका, जितना ये बनना था, प्रोडक्ट्स ने बनना था वो बन चुके, अब इनकी कंसंट्रेशन पे, इनकी अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है
वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। या आप कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों चीज़ें आती हैं। कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आखिरी दफ़ा दोहरा देता हूँ, इस स्केच से डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। When rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, then composition of the reaction mixture remains constant. This state is called chemical equilibrium. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। वस्सलाम।